आप देख रहे हैं इंडिया द बिग स्टोरी। नेपाल के 2 दिवसीय दौरे पर काठमांडू पहुंचने के तुरंत बाद मोदी ने जीत बहादुर के परिवार से मुलाकात की। 16 साल बाद एक पीएम के साथ आए बेटे को देखकर पूरा परिवार बेहद खुश था। जीत बहादुर की मां ने मोदी को उनके बेटे के धर्मपुत्र की तरह देखभाल करने और शिक्षित करने के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। इस परिवार के लिए ये पल पूरे जीवन के सबसे कीमती पल थे। सब कुछ हकीकत में हो रहा था। सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के पीएम एक परिवार को उसका बेटा लौटा रहे थे, जो 16 साल पहले घर के लोगों से बिछड़ गया था। परिवार से मिलकर मोदी का धर्मपुत्र फूले नहीं समा रहा था। मां खासीगारा देवी और भाई दशरथ और छोटी बहन पीएम मोदी को अचरज भरी निगाहों से देख रहे थे। इस परिवार के लिए मोदी साक्षात भगवान दिख रहे थे। मां खासीगारा देवी हाथ उठा उठा के नेपाली भाषा में मोदी को आशीर्वाद दे रही थी। पीएम मोदी का भी फक्र से सीना चौड़ा हो रहा था। इस खुशी को उनके होंठ बयां कर रहे थे, जो बरबस ही मुस्कुराए जा रहे थे। इस भावुक पल के दौरान मोदी ने जीत बहादुर की मां से पूछा कि अब आप कितना खुश हैं? आपको अपने खोए हुए बेटे से इतने साल के बाद मिलने के बाद खुश होना चाहिए, लेकिन उसके पास खुशी को बयां करने के अल्फाज नहीं थे। हाव भाव तो सब कुछ बयां कर रहे थे। इस ऐतिहासिक पल को कैद करने की मीडिया में भी होड़ लगी थी। कैमरे से निकलते फ्लैश माहौल को और चकाचौंध कर रहे थे। अब बारी थी मोदी की ओर से इस परिवार को एक और दूसरे तरीके से सम्मानित करने की। मोदी ने इस परिवार को कागज के बंद डिब्बे में कुछ भेंट किया, जिसे पाकर पूरा परिवार खूब खुश था। जीत बहादुर की मां ने मोदी को उनके बेटे की धर्मपुत्र की तरह देखभाल करने और शिक्षित करने के लिए आभार व्यक्त किया। मोदी की दरियादिली कहानी उनके नेपाल यात्रा के ठीक 2 दिन पहले सामने आई। इससे पहले ना तो कोई जीत बहादुर को जानता था और ना ही उसके परिवार को। 16 साल पहले मोदी को एक ऐसा लड़का मिला था जो अपने बारे में कुछ भी बताने में असमर्थ था। मोदी ने उस बालक की हर एक जरूरत को पूरा किया, जो एक माँ बाप का फर्ज होता है। आज जीत बहादुर बीबीए कर रहा है। जीत बहादुर आज खुद के पैरों पर खड़े होने के लायक बन गया है। मोदी नेपाल के इस गरीब परिवार को 16 साल बाद एक ऐसा बेटा सौंप दिया, जो उनके बुढ़ापे की मजबूत लाठी बनेगा। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। तो पहले दिन की यात्रा मुलाकातों के दौर के बाद मोदी का काफिला जाएगा पशुपतिनाथ मंदिर की तरफ। पीएम मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। सोमनाथ मंदिर से काशी विश्वनाथ और अब पशुपतिनाथ मंदिर तक अपने आराध्य भोलेनाथ के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देते, फिर चाहे वो कोई आधिकारिक दौरा ही क्यों ना हो। ऐसा ही कुछ सोमवार को देखने को मिलेगा, जब नेपाल दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं शताब्दी के पशुपतिनाथ मंदिर में आधे घंटे की विशेष पूजा अर्चना करेंगे। पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की बात उन्होंने नेपाल दौरे पर जाने से पहले ही ट्विटर पर शेयर की थी। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था कि श्रावण के सोमवार के मौके पर पशुपतिनाथ मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य उन्हें नेपाल दौरे पर हासिल होगा। काठमांडू के बाहरी इलाके में बागमती नदी के तट पर स्थित इस मुख्य मंदिर में नरेंद्र मोदी सोमवार को शिवलिंग का पंचामृत स्नान कराकर पूजा अर्चना करेंगे। उन्हें मुख्य पुरोहित गणेश भट्टा से प्रसाद मिलेगा, जो दक्षिण भारत के रहने वाले हैं। सदियों से इस मंदिर में दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में से 4 पुरोहित और एक मुख्य पुरोहित रखे जाने की परंपरा है। जिस वक्त नरेंद्र मोदी मंदिर में पूजा करेंगे, उस दौरान 21 ब्राह्मणों का एक समूह रुद्री पाठ करेगा, जबकि मुख्य पुरोहित प्रार्थना करेंगे।
मोदी मुख्य मंदिर के दक्षिण में बासुकी मंदिर में भी प्रार्थना करेंगे। उनके यहाँ पहुँचने पर मंदिर के नजदीक के वेद विद्याश्रम के 108 युवा ब्राह्मण विद्यार्थी वैदिक मंत्रोच्चार कर उनका स्वागत करेंगे। गणमान्य अतिथियों के स्वागत में पारंपरिक नेवारी ड्रम, धीमे और बांसुरी भी बजाई जाएगी। भारतीय प्रधानमंत्री पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में करीब 2 दर्जन देवी देवताओं की पूजा करेंगे। इस अवसर पर उन्हें मंदिर प्रशासन मंदिर की प्रतिकृति प्रदान करेगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की ओर से मंदिर के लिए 2500 किलोग्राम श्रीखंड चंदन भेंट करेंगे। पशुपतिनाथ मंदिर को हर रोज बड़ी मात्रा में चंदन की लकड़ी की आवश्यकता होती है। हर रोज पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी करीब आधा किलोग्राम चंदन शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। भारत सरकार ने कुछ साल पहले भी 500 किलोग्राम चंदन की लकड़ी पशुपतिनाथ मंदिर को अर्पित की थी। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। तो नेपाल में नमो नमो की गूंज है, वहीं दिल्ली में भी एक गूंज आज सुनाई दी। ये गूंज थी आम आदमी पार्टी की। जी हां, दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी ने जंतर मंतर पर रैली की और दिल्ली में जल्द चुनाव कराने की मांग की। लोकसभा चुनाव में करारी हार और पार्टी के भीतर तमाम सिरफटवल के बाद अब एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव के लिए दम भरना शुरू कर दिया है। पार्टी की मांग है कि दिल्ली में जल्द चुनाव करवाया जाए। आज यहाँ पे दिल्ली की जनता इकट्ठी हुई है और इन पार्टियों को ललकारती है, हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ। हम बीजेपी वालों को ललकारते हैं, हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ। हम कांग्रेस वालों को यहाँ से ललकारते हैं, हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ। मांग चुनाव की थी, लिहाजा आम आदमी पार्टी के निशाने पर बीजेपी रही। उनको ये तो पता था कि अरविंद भाई ने क्या कहा है, लेकिन ये पता नहीं था कि हर्षवर्धन जी ने दिसंबर 2013 में और फरवरी 2014 में क्या कहा था। 32 से 29 पे आ गए। अब कौन सा मैजिक है जिससे सरकार बन जाएगी। उधर मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की भी घोटाले में जांच कराने की मांग की। मनीष सिसोदिया का आरोप है कि शीला दीक्षित ने अवैध कॉलोनियों के नाम पर 3000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। दिल्ली की 895 कॉलोनीज में उन्होंने कागजों में दिखाया कि 3029 करोड़ रुपए 3000 करोड़ रुपए खर्च किए उन्होंने। शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को विकसित करने के नाम पे। हमने कहा था नहीं किए, हमने राष्ट्रपति महोदय को लिखा था, इन्होंने कहा झूठ बोल रहे हैं। आज तो सीएजी ने भी कह दिया कि नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी की गई 3000 करोड़ रुपए की। कुल मिलाकर रैली में मांग चुनाव कराने की थी और मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी का था। ऐसे में पार्टी अपने 49 दिनों के कार्यकाल को भी जनता को याद दिला रही है, ताकि इस बार अच्छे बीजेपी के नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के दिन आए। कैमरामैन विद्याधर बारिक के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के जंतर मंतर से केजरीवाल की पहचान काफी पुरानी है। इसी जंतर मंतर ने केजरीवाल को सियासत में एक पहचान दी थी। इसी जंतर मंतर से विधानसभा और दिल्ली सचिवालय तक का सफर भी अरविंद केजरीवाल ने पूरा किया था। इसी जंतर मंतर से 3 साल पहले एक शुरुआत हुई थी। उस नए प्रयोग और नई शुरुआत के नायक थे अरविंद केजरीवाल। यहाँ नित्य नित्य मेले सजते हैं, नित्य ढोल और ताशे बजते हैं। जन लोकपाल आंदोलन ने पहली अंगड़ाई इसी जंतर मंतर से ली थी। वक्त की गिनती आगे बढ़ी तो जन लोकपाल आंदोलन जंतर मंतर से रामलीला मैदान पहुंचा। इस आंदोलन का विभाजन भी हुआ। आंदोलन एक रहा, लेकिन इसके 2 नायक अलग अलग हो गए। अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल, 2 नायकों का रास्ता अलग हुआ, क्योंकि केजरीवाल सियासी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। अपनी इसी सियासी सोच को दिल्ली वालों तक पहुंचाने के लिए केजरीवाल रामलीला मैदान से दोबारा जंतर मंतर पर लौटे। इसी जंतर मंतर से एक बार फिर एक नई शुरुआत होनी थी। वो शुरुआत
सियासत की थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली वालों को एक नया राजनीतिक विकल्प देने के लिए केजरीवाल जंतर मंतर पर थे। जन आंदोलन का नायक सियासत में श्री गणेश करने जा रहा था। सोच थी बदलाव की। सितंबर 2012 में केजरीवाल ने अपनी पार्टी का ऐलान किया। ऐलान ये भी किया गया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। निशाने पर तत्कालीन शीला सरकार थी। आम आदमी पार्टी के सामने काफी कुछ था शीला के खिलाफ बोलने के लिए। इन्हीं खामियों की बुनियाद पर आपने अपनी रणनीति की मीनार भी तैयार की। दिसंबर 2013 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस भी मैदान में थी, बीजेपी भी मैदान में थी और पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में थी। जनता में एक नई उम्मीद और नई सोच के साथ दिल्ली की सियासत में उतरी थी आम आदमी पार्टी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले थे। कांग्रेस हाशिए पर चली गई। बीजेपी अपनी साख बचाने में कामयाब रही, लेकिन सरकार नहीं बना सकी। आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। सियासी संभावनाएं कुछ इस तरह से बनी कि दूसरे नंबर पर रहने के बावजूद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाई। लेकिन सियासत खुद को हमेशा बदलती है। इसी बदलाव में इसके नायक भी बदलते हैं। केजरीवाल भी बदले। इस बदलाव में दिल्ली की सियासत भी बदल गई। 49 दिनों तक दिल्ली के सीएम रहने के बाद इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री की कुर्सी को दांव पे लगाना पड़े तो 100 बार क्या 1000 बार भी अपनी सरकार को दांव पे लगाने के लिए तैयार है। चंद महीनों बाद लोकसभा चुनाव था। इस चुनाव में पार्टी ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन खाली हाथ रहे। दूसरी तरफ केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन कायम है। अब एक बार फिर पार्टी को दिल्ली का ख्याल आया है। दिल्ली विधानसभा भंग कर दोबारा चुनाव कराने की छटपटाहट पार्टी दिखा रही है। चुनाव की इसी बेचैनी में एक बार फिर आपके योद्धा जमा हुए हैं जंतर मंतर पर। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ऐसी कौन से 2 पोस्टर्स हैं जिन पर पूरे देश में बवाल हो रहा है। इंडिया द बिग स्टोरी जारी।